गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का एग्ज़ाम था। आज की तारीख है 16 जून 2024 और ये जो फर्स्ट पेपर अभी हो चुका है जस्ट थोड़ी ही देर पहले, इसका हम लोग क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। आप लोग अच्छे से एनालाइज करिए, मतलब करिएगा कि हम लोग जो सीजीपीएफ में तैयारी कर रहे हैं, सीजीपीएससी जो एग्ज़ाम दिला रहे हैं, अन्य एग्ज़ाम दिलाते हैं, और यूपीएससी में क्या अंतर है, क्वेश्चन जो है किस प्रकार से डीप लेवल में पूछता है, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन पेपर जो है उसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसका आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा, इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि कथन बोल रहे हैं, स्टेटमेंट कि साहिल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है बोल रहे हैं। सेकंड कथन है हाल ही में साहिल क्षेत्र के कई देशों में सैन्य कब्जा या तख्ता पलट हुआ है, ठीक है। एक चीज बस बता देता हूँ इसमें कि साहिल क्षेत्र जो है वो जो है अफ्रीकन देश है। उधर सहारा मरुस्थल ये सब है ना, सहारा रेगिस्तान, उधर के एरिया की बात कर रहे हैं। जिधर जो है रेगिस्तान मतलब शुष्क क्षेत्र है, अर्ध शुष्क क्षेत्र, उधर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हाल ही में चर्चित रहा है। मैं करंट अफेयर भी भेजा था, ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, देख लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में आएगा। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ऑप्शन किस प्रकार से है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, ठीक है, ऐसा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन दिया है कथन एक सही है किंतु कथन दो सही नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है कथन एक सही नहीं है किंतु कथन दो सही है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, देख लीजिए दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसमें जो है देखिए, आप लोग को घबराना नहीं है। क्वेश्चन आपके सीजीपीएससी में भी इसी प्रकार आएंगे अब, और सीजीपीएफ में भी अब इसी प्रकार से आते हैं। कूट में कुछ नहीं घबराना है, आपको फैक्ट पता रहना चाहिए। और मेन क्या है, करंट बेस से आप लोग तैयारी कीजिए। अभी इसलिए मैं क्या है पढ़ाता हूँ, तो चुनाव हुआ है लोकसभा चुनाव, तो लोकसभा चुनाव से जितने भी अभी जो चुनाव हुआ है रिजल्ट भले वो ना आए, लेकिन उससे जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो जरूर आ सकते हैं। लोकसभा हो गया, इसका चुनाव प्रधानमंत्री, ये सब राष्ट्रपति कौन नियुक्त करता है, तमाम प्रकार के हैं, शपथ वाला। सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है, एप्पल की बात कर रहे हैं। एप्पल आयात नहीं करता है बोल रहा है, मतलब नहीं मंगाता है बोल रहा है अमेरिका से सेब को। सेकंड कथन बोल रहा है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य या फूड के आयात पर प्रतिषेध है बोल रहे हैं। क्या बोल रहा है, भारत में विधि के अनुसार मतलब नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना, जब तक अधिकारी का परमिशन नहीं मिलेगा तब तक क्या है, रूपांतरित आनुवंशिक रूप से जो रूपांतरित होता है खाद्य फूड के आयात पर प्रतिषेध है, मतलब नहीं मंगा सकते उसके परमिशन के बिना। ये सही है कि नहीं है, ये हमको ज्ञात करना है। ऑप्शन फिर वही है, कथन एक दो सही होगा, कथन दो एक की व्याख्या करता है, कथन दो एक की व्याख्या नहीं करता है, एक सही है दो गलत, देख लीजिए थर्ड ऑप्शन, ठीक है। इस प्रकार से रहेंगे दोस्तों। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा डीपली अध्ययन करने की कोशिश है। चलिए, ये हुआ सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब हम लोग देखने वाले हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए लोकसभा वाला क्वेश्चन आ गया है, मैं इसीलिए बहुत जोर दे के आपसे टेस्ट भी ले रहा हूँ लगातार। आप लोग मेरा बात बस फॉलो करिए, आपका हर एग्जाम निकलेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। लेकिन बात को बस फॉलो करना है, आप लोग को लाइट नहीं लेना है मेरी बात को। इसलिए लोकसभा देखिए क्या है, जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है, मतलब जब लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको जब हटाने का प्रोसेस जब विचार में है, ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन है वह पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। मतलब पीठासीन अधिकारी मतलब जो अध्यक्ष रहता है ना, मतलब वही निर्णय लेता है, मेन तो वही अध्यक्षता करता है, वो नहीं होगा बोल रहा है उस टाइम जब उसी पे ऊपर केस चल रहा है, मतलब केस चल रहा है मतलब निकालने का प्रोसेस उनको चल रहा है। सेकंड ऑप्शन है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन है वह संकल्प पर प्रथमतः बोल रहे हैं, मतलब फर्स्टली मत देने की हक या हकदार नहीं होगा बोल रहे हैं, ठीक। इसको हम लोग एनालाइज करेंगे दोस्तों। आप लोग अभी बता रही है क्या हो सकता है, देख लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक, सेकंड ऑप्शन है केवल एक व दो, थर्ड ऑप्शन है केवल दो तीन, और फोर्थ ऑप्शन है एक दो तीन, ठीक है। इसको भी लगभग आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है, लगभग बनने की स्थिति में रहना चाहिए, पढ़ चुके हैं इसको। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। फर्स्ट है इसका ऑप्शन, मतलब फर्स्ट कथन है इसका कि लोकसभा में लंबित
संसद के बारे में बोल रहा है। लोकसभा में लंबित मतलब डिले हुए कोई विधेयक या कानून, ठीक है। लंबित मतलब डिले होता है या कोई देरी हो रहा है किसी कानून को बनाने के लिए, कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है। क्या बोल रहा है, अगर लोकसभा विघटित हो जाएगा, लोकसभा खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो लंबित कोई विधेयक जो है लंबित है, ठीक है, जिस पर सुनवाई होना है, वो विधेयक समाप्त हो जाएगा, ये बोल रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित, मतलब लोकसभा द्वारा पारित हो गया है, ठीक है, लेकिन राज्यसभा में वो प्रोसेस में है। कोई विधेयक लोकसभा के लिए विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाता है, बोल रहे हैं, ठीक है ना। एक कंडीशन ये हो गया। थर्ड कंडीशन है कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यवगत हो जाएगा, बोल रहे हैं, मतलब खत्म हो जाएगा। कंडीशन ये है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी कानून जो बनता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास से ही जो गुजरता है, वो मान लो लोकसभा का गठन हुआ है, ठीक है, लोकसभा मतलब लोकसभा है, उस टाइम कोई विधेयक क्या है लोकसभा में विचाराधीन है, लोकसभा में भी पास नहीं हुआ है, विचाराधीन है वहाँ, राज्यसभा भी वहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ है, और उसी टाइम लोकसभा का विघटन हो गया, जो समाप्त हो गया लोकसभा, तो वो जो विधेयक या कानून जो लाया जा रहा था विचाराधीन था, वो खत्म होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा है। और सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित तो हो गया है, अब वो क्या है राज्यसभा में चले गया है, राज्यसभा में भेज दिया गया है, अब वहाँ जो है मीटिंग कराया जाएगा एक आध दिन उस मतलब उस कानून के बारे में, और इसी बीच लोकसभा जो पारित करके तो भेज दिया है उसका भी गठन हो जाता है, तो वो जो कानून या जो भी विधेयक है वो उसका क्या होगा, वो पारित होगा कि नहीं होगा, कि खत्म हो जाएगा, नई लोकसभा आएगी तब होगा, ये सब बोला गया है। और ऐसा बोल रहा है, थर्ड ऑप्शन ये बोल रहा है कि कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करना, मतलब वही है कि संयुक्त बैठक कब होती है दोस्तों, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों असहमत है। मान लो एक सदन पास कर दिया, एक सदन जो है पास नहीं किया है, या दोनों में कुछ मतभेद है कि कुछ नियम चेंज करना चाहिए करके, तो इस कंडीशन में मैंने बताया था, इस कंडीशन में जो भारत के राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक का आयोजन कराते हैं, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, अच्छे से बनना चाहिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत, ठीक है। इसका आंसर अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं अच्छे से समझा दिया हूँ इसको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को। चलिए, तो इसमें जो है पहचानना था, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक दो सही है, दो तीन सही है, केवल तीन सही है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कितना क्वेश्चन हो गया, हाँ 4 क्वेश्चन हो गया था। देख लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। करीब 4 क्वेश्चन कर चुके हैं और इजी ही है, ठीक है। अगर अच्छे से डीपली आप लोग पढ़ेंगे ठीक से, और ये तो हम लोग को CGPSC CG के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, अब तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलिए, 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संसद से कितना क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए मैं क्लास में बार बार जो है राजनीति से संबंधित बात करते रहता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा पोस्ट भी अधिकतम पॉलिटी से ही रहता है। देखिए क्या बोल रहा है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्या बोल रहा है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17 पढ़े हैं हम लोग, 17 की शक्ति किसके पास होती है, तो वह राष्ट्रपति के पास होती है। क्लास में डिटेल से पढ़ा दिया हूँ इसको मैं, 17 बुलाना, मीटिंग बुलाना, ये सब। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के 17 के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है, बोल रहे हैं, ठीक। फर्स्ट ये हो गया। सेकेंड है, सदन की 17 मतलब यही होता है कोई भी सदन चल रहा है उसको अब खत्म करना है, वो सत्र को। यह 3 सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन, शीत और बजट सत्र होता है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। सदन का 17 सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित मतलब कोई निश्चित नहीं है कब तक है, वो के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का 17 करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है, ठीक, ये है। और थर्ड ऑप्शन है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। क्या बोल रहा है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण मतलब जो नॉर्मल कंडीशन नहीं है, परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं दोस्तों, आप लोग एनालाइज करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद तो मैं आंसर बताऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत आप लोग कोशिश कीजिएगा, भले आप लोग CGP की तैयारी करें, CGPSC, लेकिन ये सब तो लक्ष्मीकांत जो बुक अगर पढ़े होंगे आप लोग, मैं बुक का नाम भी बता दे रहा हूँ, लक्ष्मीकांत बुक में सब चीज़ मिल जाएगा आपको, एक चीज़ नहीं छूटेगा क्वेश्चन, अगर उसको बुक से कर लेते हैं, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट होता है तो बिल्कुल मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल बन जाना चाहिए। एक बार कोशिश कीजिएगा आंसर क्या होगा अपना लिखने को, उसके बाद आप लोग चेक करेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा उसका, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, देख लीजिए क्या क्या बोल रहा है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन केवल एक सही है, सेकंड ऑप्शन केवल
1 2 सही है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है 2 3 सही है, और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है केवल 3 सही है। ठीक है, देख लिए। छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि कथन बोल रहा है इसमें फर्स्ट, हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। नेट जीरो बोल रहा है मतलब कार्बन जीरो होना चाहिए, इंडस्ट्री को जीरो जीने, जिसमें क्या है प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ये सब को जीरो मतलब क्या है, एक्ट को मंजूरी दी है दोस्तों बोल रहे हैं। ठीक है, याद रखना है उसको। उसके बाद है कथन 2 बोल रहा है यूरोपीय संघ, ठीक है, मोस्ट सेकंड कथन बोल रहा है कि यूरोपीय संघ, ठीक है, यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसीलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। आप लोग करंट में अभी जुड़े होंगे, मैं रोज भेजते रहता हूँ ग्रुप में। अगर आप लोग सीरियस लेते हैं मेरे क्वेश्चन को, या टेलीग्राम में दिया जाता है या भेजा जा रहा है, टेस्ट लिया जा रहा है, व्हाट्सअप में पोल के माध्यम से लिया जाता है, उसमें करंट भेजा जाता है, अगर उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ही के लिए भलाई है, नहीं फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग से नहीं बनेगा जी। मैं सिंपल से बोल रहा हूँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आपको सेलेक्ट होना है कि नहीं होना है, बाकी आप लोग अपनी मर्जी है। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन वाला मैं भेजते ही जा रहा हूँ करंट में कि नेट जीरो मतलब कार्बन से संबंधित है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, किंतु कथन 2 1 की व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद तो वही वाला आप जानते हैं, कथन 1 सही है किंतु 2 सही नहीं है, कथन 1 गलत है और किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से, मेरे बात को फॉलो कर रहे हैं, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग के लिए भलाई है। अगर नहीं करेंगे, अभी टीटी भी एग्ज़ाम है, टीटी एग्ज़ाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उसको अगर फॉलो करेंगे तो बिल्कुल निकलेगा, नहीं करेंगे तो चांसेस कम है, वही हो सकता है। सिलेक्शन नहीं होगा तो ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन चांसेस कम है। चलिए, तो ये क्वेश्चन देख लिए थे। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए सातवां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, हाल ही में वेनेजुएला देश सभी जानते हैं, अपने आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हुआ है। आर्थिक संकट उसके टाइम पड़ा था, ठीक है ना, आ गया था, लेकिन वो उबरने में उस स्थिति से, उस बुरी स्थिति से बहुत जल्दी वो रिकवर हो गया है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी देश में संकट आई पड़ी है, युद्ध चल रहा है, आंतरिक अशांति पड़ी हुई है, तो लोग क्या करते हैं, दूसरे जगह ट्रांसफ़र होने की इच्छा रखते हैं कि नहीं अब ये देश में हम लोग नहीं रहेंगे। ये तो देश की बात हुई, यहाँ तो कोई गांव या शहर में ही कुछ आतंक फैल रहा है बहुत ज़्यादा, तो सब क्या है, पलायन मतलब क्या होता है, ट्रांसफ़र करना अपने आप को, कि अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, दूसरे शहर में जाके रहेंगे। उसी प्रकार वेनेजुएला में ऐसा आर्थिक स्थिति आया था जिससे क्या है, वो जो देश है निपट गया है उस मतलब बुरी स्थिति से और अपने लोगों को दूसरे देशों में प्रवास करने से रोकने में भी सफल हुआ है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। ठीक है, तो इसमें कथन है, देख लीजिए। ऑप्शन क्या है, कथन 1 व 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। उसके बाद है वही जो रहता है, कथन 1 व 2 दोनों सही है किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है, और फोर्थ ऑप्शन है कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये बोल रहा है कि हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें वेनेजुएला देश है जो अपने आर्थिक संकट से उबर गया है और अपने जो लोगों हैं उनको दूसरे देशों में पलायन करने से रोकने में सफल हुआ है। क्यों रोकने में सफल हुआ है, तो ये बोल रहा है कि वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। क्या उसको सेटिस्फाई करता है, क्या कथन 1 सही है कि नहीं है, सही में रोकने में सफल हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका आप लोग अगर करंट से जुड़े होंगे, रोज़ न्यूज़ देख रहे होंगे, तो ज़रूर बन जाएगा क्या हुआ है उस कंडीशन। इसका आंसर मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो आप ही लोग को काम करना पड़ेगा इसका। ठीक है, ये टिक लगा है, ये ज़रूरी नहीं है कि यही आंसर है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पेपर है बनाया हुआ। आगे देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट इसका कथन है कि इस योजना को, कौन सी योजना बोल रहे हैं दोस्तों, याद रखना है डिजिटल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिजिटल इंडिया के बारे में बोल रहा है, अभिलेख आधुनिकीकरण के बारे में। फर्स्ट बोल रहा है कि इस योजना को एग्जीक्यूट मतलब कार्यान्वित करने के लिए केंद्र सरकार 100% वित्त पोषण करती है, मतलब 100% जो है केंद्र सरकार जो है पैसा देती है। वित्त पोषण का मतलब क्या होता है, फाइनेंस उसका देती है, मतलब पैसा देती है। सेकंड कथन बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत भू संपत्ति मानचित्र डिजिटलीकृत किए जाते हैं। जो भू संपत्ति होता है डिजिटल रूप से होता है मानचित्र। ठीक है,
और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है स्थानीय भाषा में उपलब्ध अधिकार अभिलेखों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में लिप्यंतरित करने की पहल की गई है, ये बोला गया है। तो आंसर इसका ऑप्शन वही है कि केवल एक सही, केवल एक तीन सही है, एक दो सही है, दो तीन सही है, एक दो तीन तीनों सही है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाला देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग ये जो इसको योजना को पढ़े होंगे आप लोग करंट में कि क्या है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यह योजना फर्स्ट बोल रहा है, इस पे क्या सही है, यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर, प्रसव मतलब क्या होता है, डिलीवरी होता है दोस्तों, याद रखना है, डिलीवरी जो होता है ना वही वाला है, 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करती है। मतलब महिलाओं के लिए क्या है कि उनका जो गर्भवती रहेगी, जब प्रेग्नेंट रहेगी तब उनका देखभाल करेगी करके पूरा 6 महीने ये गारंटी प्रदान करती है, इस योजना के माध्यम से बोल रहा है। कौन सी योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, सेकंड कथन बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बोल रहा है कि इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं द्वारा क्या बोल रहे हैं, निजी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से अपनी इच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान करते हैं, ये बोल रहा है। इस योजना के माध्यम से आप लोग पढ़े होंगे तब बनेगा, नहीं पढ़े होंगे तो कैसे जानेंगे जी। तो केवल एक दो सही है, मतलब केवल एक सही है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन केवल दो सही है, थर्ड ऑप्शन है एक दो सही है, और फोर्थ ऑप्शन है दोनों गलत है। ठीक है, देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन में है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। ठीक है ना, मतलब क्या लिखा है, श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में विचार कीजिए। इस योजना को इसलिए बोलता हूँ कि योजना जितने भी आते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार वाला हो, छत्तीसगढ़ में आकर तो राज्य सरकार वाला अधिकतम आता है, तो केंद्र सरकार वाला ये क्या है, यूपीएससी एग्जाम है तो केंद्र लेवल पे हो रहा है, तो प्रधानमंत्री वाला कितना योजना आ रहा है देख सकते हैं आप ही लोग कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। क्या बोल रहे हैं, 21 से 40 वर्ष बोल रहे हैं इसके लिए एलिजिबल प्रवेश करने के लिए इसमें। सेकेंड है, लाभार्थी जो लाभ प्राप्त कर रहे हैं जो उसके है उसकी आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा, लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा बोल रहा है। थर्ड ऑप्शन है, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक या सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी बोल रहे हैं इस योजना के अंतर्गत। कौन सी योजना दोस्तों, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे उन लोग तो उनको 3000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त होगा बोल रहे हैं। और लास्ट है, पारिवारिक पेंशन पति या पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं। इसका ऑप्शन देख लीजिए, 1 3 4 सही है, केवल 2 3 सही हैं, केवल 2 सही हैं, 1 2 4 सही हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग मान लो यूपीएससी नहीं दिए हैं तो लगभग ये जो क्वेश्चन है उसको एक बार सर्च कर लीजिए, अपने से एक बार आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। मैं तो आंसर बताऊंगा ही नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, आप लोग सर्च करेंगे तो आपके आगामी एग्जाम है उसमें क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, और इसमें क्या क्या प्रावधान है इससे क्वेश्चन तो आएंगे, और योजना में कुछ और प्रावधान हो गया वो कुछ एग्जाम में आया तो गलत हो सकता है, तो गलत ना हो करके। और सबसे बेस्ट यही है, मैं ये पेपर क्यों करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज वाला क्यों नहीं कराता हूँ, जैसे बहुत सारे कोचिंग है, ठीक है, उन लोग तो अपने मर्जी से कुछ भी क्वेश्चन छाटे हैं, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रूफ होता है कि इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा करके। ठीक है, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सर्च करना है, भले कोई इंस्टीट्यूट में या कोचिंग में कोई टेस्ट सीरीज होता है उसका सर्च भले ना करे, लेकिन प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, इसीलिए सीजीटीटी वाला भी प्रीवियस ईयर 2-3 साल वाला क्वेश्चन उसको अच्छे से कीजिए। उसके बाद है 11वां नंबर, नारी शक्ति। क्या बोल रहा है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावित होंगे। 18वीं लोकसभा मतलब अभी वाला है 2024 में जो चुनाव हुआ है दोस्तों। ठीक है, 18वें नंबर का है लोकसभा।
नारी शक्ति वंदन योजना के बाद बोल रहे हैं, मतलब अधिनियम के बारे में। सेकंड कथन बोल रहे हैं अधिनियम बनने के बाद यह 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, मतलब लागू रहेगा 15 वर्षों के लिए, यह अधिनियम बन जाएगा। तो थर्ड प्रावधान है इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कोटे के भीतर, कौन से बोल रहे हैं, अनुसूचित जाति मतलब एससी के लिए जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन कोटा है के भीतर अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध है बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एससी के लिए इसमें आरक्षण है बोल रहे हैं, महिलाओं के लिए, ठीक है। ये बोल रहा है नारी शक्ति वंदन में, आप लोग पढ़े होंगे करंट में, तो आप लोग से जरूर बनेगा ये। फर्स्ट ऑप्शन देख सकते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन है, ठीक है, देख लिए। आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा, पॉज करके देख सकते हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इधर। उसके बाद है ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार भेजा हूँ इसको टेलीग्राम में, इसमें कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023, ठीक है। अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह किसके किसके मध्य से अभ्यास शक्ति जो हुआ है, मित्र शक्ति, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। सेकंड ऑप्शन है इसका प्रारंभ पुणे में हुआ है बोल रहे हैं, औंध में। और थर्ड ऑप्शन है आतंकवादी विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। ये जो अभ्यास कराया गया है दो देशों के मध्य, इसका उद्देश्य क्या था? आतंकवाद विरोधी अभियान से संबंधित है कि किससे संबंधित है? सबसे पहले तो यही मालूम होना चाहिए कि अभ्यास मित्र शक्ति 2023 किससे संबंधित है। फोर्थ है भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, भारतीय वायुसेना बोल रहे हैं, ठीक है। एयरफोर्स जो है इंडियन वाला वो इसका हिस्सा थी बोल रहे हैं। ऑप्शन है 1 2 3 सही है, ऑप्शन इस प्रकार से रहेंगे, आप लोग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ये टिक लगा है वो सही आंसर है कि नहीं है ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, आप लोग को ये याद रखना है। कंफर्म है, जरूरी नहीं है कि सही सही टिक लगा है वही सही है, क्योंकि मैं आंसर अभी तक बताया नहीं हूँ किसी का, ठीक है, वो आप लोग पे सौंप रहा हूँ। तो आप लोग के भी सर्च एक बार करना होगा, अभी आप लोग दिए नहीं एग्जाम तो कम से कम एक बार सर्च कीजिए, उसके बाद तो मैं आंसर बताऊंगा ही बताऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक, उसके बाद देखते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वाला हो गया। देखिए आलस मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर आलस करेंगे इसका आंसर निकालने के लिए, ठीक, या फिर अपने से आंसर करने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप ही का ही लॉस है। इसलिए मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ। इसमें से करीब कुछ क्वेश्चन तो मुझे ही मालूम होगा, लेकिन मैं किसी का क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो आप ही लोग का काम है, कीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 13वां नंबर कि प्रतिषेध रिट, रिट मतलब जो कौन जारी करता है, पढ़ चुके हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं न्यायालय द्वारा। प्रतिषेध बोल रहे हैं, ठीक है ना। प्रतिषेध वाला रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है? पहला है किसी सरकारी अधिकारी को, एकदम सिंपल सा है दोस्तों, याद रखना है, ये बन जाना चाहिए आप लोग से ना, ये गलत नहीं करना है जी इसको। इसका उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है कि किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्यवाही करने से प्रतिषेध करने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है संसद या विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। और थर्ड ऑप्शन है निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। और फोर्थ ऑप्शन है सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध के लिए, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, एकदम सिंपल से है, आप लोग को सभी से बन जाना चाहिए। ये किस में है मैं बता देता हूँ, मौलिक अधिकार में है। मौलिक अधिकार का उल्लेख कितना है? 12 से 35 तक में है, ठीक है ना। जिसमें 32 अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसी के तहत 5 प्रकार के रीट है, पढ़े हैं आप लोग, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ठीक है, ये सब पढ़े हैं आप लोग। परमादेश भी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। हो सकता है, बिल्कुल, आप सभी पढ़े हैं, ठीक है। सेकंड है किसी राज्य के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। क्या बोल रहा है? किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में मतलब एसटी के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो, ठीक है। ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपकी जिम्मेदारी है। क्या बोल रहा है? सही है पूछ रहे हैं, ठीक है, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कोई भी जनजाति है उसको जनजाति समुदाय कौन घोषित करता है? मुख्यमंत्री करता है कि राज्यपाल करता है उस राज्य का? ये पूछा गया है, सिंपल सा, आप लोग बताइएगा। फर्स्ट तो वही बोला गया है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? केंद्रीय बजट, अब सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, केंद्रीय बजट मतलब यूनियन बजट, केंद्र सरकार वाली बजट की बात हो रही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से
केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष क्या बोल रहा है, वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब इसी बजट रखते हैं। सेकंड बोल रहा है कि यूनियन या केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना मतलब उनकी अनुमति के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती है, ये भी बोल रहा है। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों, यही पहचानना है सिर्फ आपको, ठीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन में, ये जो है 13 का भी देख सकते हैं, 15 का भी देख सकते हैं। उसके बाद है 16वां नंबर क्वेश्चन। 16वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे, क्या बोल रहा है, द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स पुस्तकों के लेखक है। फर्स्ट ऑप्शन भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर कांग्रेस के हैं और सुब्रमण्यम जयशंकर। आप लोग को सर्च काम है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आंसर बता दूंगा तो आप लोग सर्च नहीं करेंगे, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हमेशा याद रहेगा वो, ठीक है ना। इसलिए आप लोग का सर्च इसमें ये सेशन में कराना चाह रहा हूँ और आप लोग नोट भी करेंगे अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आया है सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है, आपके शिक्षक में भी आ सकता है, टीचर वाले में, किसी भी हॉस्टल वार्डन में भी आ सकता है। सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही। उसके बाद है 17वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कितने इसमें सुमेलित है बोल रहे हैं। अर्जेंटीना में क्या बोल रहे हैं कि समाचार में रहने के कारण क्यों चर्चित है। सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध। और तुर्की में क्या बोल रहा है, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। क्या ये सही, कौन कौन सही है ये बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए कौन सा युग्म, केवल एक युग्म सही है, कौन सा सही है। अर्जेंटीना में क्या बोल रहा है कि सबसे खराब आर्थिक संकट जो है यही हुई है बोल रहे हैं। आप लोग को देखना है, आप लोग पढ़े होंगे तो सबसे ज़्यादा आर्थिक स्थिति कहाँ खराब थी। उसके बाद सूडान में क्या हुआ है बोल रहे हैं, केस जो हुआ है घटना कि देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध हो गया था। उस देश मतलब सूडान देश की जो नियमित सेना है, रेगुलर सेना थी, और जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक फोर्स है, उनके मध्य युद्ध हुआ है बोल रहा है। और थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि तुर्की, जो तुर्की देश है वहाँ क्या हुआ है, नाटो की अपनी सदस्यता निरस्त कर दी। ठीक है, तुर्की ने जो नाटो का सदस्य था वो अपना निरस्त कर दी बोल रहे हैं। तो आप लोग को चेक करना है कि नाटो की सदस्यता में थे कि नहीं थे वास्तविक रूप से, वहाँ सही में नष्ट किए हैं कि नहीं किए हैं, मतलब निरस्त किए हैं कि नहीं किए हैं करके, ठीक है। तो ऑप्शन है पहचानना है, इसमें केवल एक सही है, 2 युग्म सही है, 3 युग्म सही है। युग्म बोल रहा है दोस्तों, ठीक, याद रखना है। युग्म का मतलब क्या बोल रहे हैं, युग्म का मतलब बोल रहा है जोड़ा बोल रहा है, ठीक है ना, कि इनमें से कितना सही है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ऐसा नहीं बोल रहे कि केवल एक ही वाला सही है, ये नहीं बोल रहा है, ठीक है ना। एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है ना, कि 2 ठोक सही है, कोई भी हो सकता है वो, ठीक, इस प्रकार से क्वेश्चन है। उसके बाद है इंग्लिश मीडियम वाला हो गया क्वेश्चन। फिर है आगे देखते हैं, ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे, 28 मिनट हो गया है, इसका ज़्यादा इसको क्वेश्चन को पढ़ के नहीं दिखाऊंगा मैं, क्योंकि जल्दी से इसको ख़त्म करना रहेगा। क्वेश्चन को मैं स्लाइड करता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन उसको पढ़ दूंगा, सिंपल सा है। बाकी आप लोग क्वेश्चन को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम अभी जो हुआ है उसका ही उसी का क्वेश्चन पेपर है, 9 से 12, 10, 11, ठीक है। फर्स्ट मतलब 18वां नंबर क्वेश्चन है, सुमेट पाइपलाइन यूरोप को पाइपलाइन से संबंधित था, फारस की खाड़ी कहाँ है, ये सब आपको याद रखना है। प्राकृतिक गैस, कथन 2 बोल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो जाएगा। उसके बाद एनालाइज करेंगे, उसमें तो लंबा वीडियो बनाऊंगा ही बनाऊंगा। देख सकते हैं आप लोग 18वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। 19वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षण नहीं होता है। इंग्लिश में देख सकते हैं वर्षण को क्या बोलते हैं। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है, ठीक है, कौन सा सही। 20वां नंबर क्वेश्चन पर्यावरण से आ गया है, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, ईपीए का फुल फॉर्म है, के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र है, जीवाश्म ईंधन का उपयोग करने वाले जहाज है, कौन सा जो है किसका सबसे अच्छा स्रोत, मतलब कौन से जो मतलब जैसे जहाज से होता है, या फिर अयस्क से धातु निष्कर्षण से हो रहा है, कि रेल इंजन से हो रहा है, लोकोमोटिव से, कि विद्युत संयंत्र से हो रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन मतलब सबसे ज़्यादा किससे निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, ये पूछा है, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं इधर। 21वां नंबर क्वेश्चन है कि 21 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। कितने बार परिसीमन आयोग गठित किया जा चुका है, 1, 2, 3, 4। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। परिसीमन आयोग हर साल गठित नहीं होता है,
इसलिए बोला है दिसंबर 2023 तक, मतलब अभी तक शुरू से जब परिसीमन आयोग गठन हुआ है अभी तक 2023 तक कितने बार हो चुका है गठन, ये पूछ रहे हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, संविधान के 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था? आप सभी जानते हैं दोस्तों क्या हो सकता है 71वें में, मैंने बता दिया था, चलो यहाँ पे बता देता हूँ, मैं सब क्वेश्चन तो नहीं बता रहा हूँ लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी, सभी को मालूम है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और कौन सा था, नेपाली, ठीक है। और एक था 92वां संविधान संशोधन द्वारा, कौन कौन सा जोड़ा गया था? बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 भाषा को जोड़ा गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ठीक है। और 21वें में सिंधी भाषा जोड़ा गया था 21वें संविधान संशोधन द्वारा। 8वीं अनुसूची में याद रखना है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। इसमें क्या आएगा? सिंपल सा है आंसर, क्या होगा जी बताओ? इसका आंसर अभी तो बता 71वें संविधान, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो 1 2 कौन सा सही है? मैथिली तो बाद में जोड़ा था, ये तो 92वां वाला है, देखिए, ठीक है। जो आंसर इसमें लगाया है ये दूसरा का क्वेश्चन पेपर है, मेरा नहीं है, ठीक है। ये गलत लगा दिया है, सही उत्तर की चयन करना है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली सही है, 1 2 3 वाला ऑप्शन फर्स्ट होगा, ठीक है। इस प्रकार से बनाना है। इसको भी पढ़ चुके हैं, चलिए स्वतंत्र पार्टी की किसने गठन किया है, कौन सा सही है, कितने सही है इसमें याद रखना है, कौन सा सही है इसमें। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन है, मतलब उसके नेता सोशलिस्ट पार्टी के कौन है, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी के कौन है, जगजीवन राम बोल रहे हैं, स्वतंत्र पार्टी के कौन थे, इसका आप लोग बताइएगा। भाषा वाला क्यों बताया हूँ? क्योंकि भाषा वाला आप सभी से परिचित हो, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, और ये तो सबको मालूम ही होगा। संविधान के भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। नगर पालिका की शक्तियाँ कौन से में? 9 के क में है। आपात उपबंध 18 में है। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में है बोल रहे हैं। आप लोग बताएंगे कि क्या सही। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, संविधान के एकदम बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ये गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद 25वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य का विषय है। हम लोग जो 7वीं अनुसूची में पढ़े हैं दोस्तों, 3 सूची में विभाजित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन है। कि कौन सा कर कौन सी सूची से संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन यही है। 26वां नंबर क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो निजता का अधिकार दोस्तों सभी को मालूम होना चाहिए, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, ये सब किस में है? अनुच्छेद 21 में है, ठीक है। उसके बाद 27वां नंबर क्वेश्चन है कि सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख के रूप में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से होते हैं? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे बताइए, जिनकी मृत्यु हुई थी? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। फर्स्ट बोल रहा है चीफ ऑफ डिफेंस कमेटी के स्थायी अध्यक्ष, तीनों सेवाओं प्रधान पर सैन्य कमान का प्रयोग करना, उनके कर्तव्य बोल रहे हैं सीडीएस के। और थर्ड ऑप्शन है सभी तीनों सेवाओं के विषय पर रक्षा मंत्री के प्रावधान, सैन्य सलाहकार। देख लीजिए, इसमें मैं छोटा कर दिया हूं, हो गया, ठीक। आगे देख लेते हैं ये वाला कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने सहित दूरस्थ क्षेत्रों में स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान या ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बोल रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों मतलब बहुत दूर जो क्षेत्र रहते हैं, स्थानीय जन समुदाय के उत्थान के लिए, मतलब जो स्थानीय वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जन सामान्य हैं, उनका जो उत्थान, उनको प्रगति करने के लिए, उनके लिए कुछ अच्छा करने के लिए सेना द्वारा संचालित अभियान या ऑपरेशन को क्या कहा जाता है? जो सेना लोग चलाते हैं वहाँ के, ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। ये करंट का है, बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाला क्वेश्चन है। 29वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में किन्हीं 2 देशों के मध्य सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किसके मध्य है? सबसे लंबी सीमा बोल रहा है, तो कनाडा और अमेरिका के बीच बोल रहा है, चिली और अर्जेंटीना, चीन और भारत, कजाकिस्तान और रशियन फेडरेशन। आप लोग सर्च कीजिएगा। 30वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आचार संहिता का जिक्र मैंने कर दिया था, देख लीजिए इसमें 30वां नंबर क्वेश्चन ये बोला गया है, ठीक है। 31 देख लेते हैं हम लोग। 31 में बोला गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? संविधान सभा के,
तो सभी को मालूम है अस्थायी रूप से क्या पढ़े हैं, जो टिक लगा है बिल्कुल सही है यहाँ पे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थायी सभापति थे। उसके बाद बोल रहे हैं 32वां भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय परिसंघ फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सेकंड बोल रहा है रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण के अधीन रखा गया। और हाँ, इसमें छांटना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, सिंपल सा है। उसके बाद है 33वां, निम्नलिखित में से कौन सी नाटक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना नहीं है। नाटककार का क्या नाम है, भास की रचना। भास की रचना काव्यालंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्यायोग और महाभाष्य। देखिए सबसे पहले तो आपको क्रॉस करना है दोस्तों, कैसे बनाना है, क्रॉस करके। क्रॉस कैसे करेंगे कि महाभाष्य, महाभाष्य किसका था बताइए, पाणिनि की अष्टाध्यायी पढ़े थे, और पतंजलि का क्या पढ़े थे, पतंजलि का हम लोग महाभाष्य पढ़े थे। ठीक है, ये पढ़े थे। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नाटककार भास की रचना है बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो भास की रचना ये तो नहीं है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको नाट्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र किसकी है जी, भरत मुनि की है, सभी को मालूम होगा, ये सिंपल सा है, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के है। अब मान लो आपको याद नहीं है काव्य अलंकार है कि मध्यम वायोग। ठीक है, तो आप लोग क्या है कुछ गेस करके बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपको कट करना है। ठीक, लेकिन फाइनल आंसर अभी मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, मेरे किसका मालूम है तो भी आप लोग के ऊपर सर्च करने के लिए बता दिया हूँ। मैं इसको क्यों बताया हूँ महाभाष्य करके, क्योंकि मैं क्लास में अच्छे से पढ़ा दिया हूँ रिवाइज करने के लिए आपके, बाकी आप ही लोग का काम है। संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की। किसने बोल रहा है, संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु थे। यात्रा की निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, बताइए। क्या बोल रहा है कि संघभूति एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी में, मतलब 4वीं शताब्दी एडी में, ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की थी। निम्नलिखित में से किस पर भाष्य के लेखक थे, ये बोल रहे हैं। तो कौन सा है देख लीजिए आप लोग, विशुद्धि मार्ग, ललित विस्तार, सब। ठीक है, कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए, और लेट हो जा रहा है, इसको जल्दी ख़त्म करना है, मैं बताने लग जाता हूँ आप लोग को। उसके बाद है 35वां नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई नई संपत्तियों पर विचार कीजिए। कौन कौन सा शामिल किया गया है, करंट में देखे होंगे, शांति निकेतन, रानी की वाव, होयसल के पवित्र मंदिर समूह और बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर। सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को बनना ही चाहिए। ठीक है, यूनेस्को वाला लिस्ट देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा सही है देखिए, क्या बोला गया, उपयुक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया है। सिंपल से पिछले टाइम से करंट पे पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, पुराने ही क्वेश्चन है। उसके बाद है 36वां नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन है। संसद के निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी। कौन कौन सा नियम है, परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं हम लोग 37वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित देशों पर विचार करना है। क्या बोल रहे हैं, इन देशों को देख लिए हम लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त में से किन देशों का उल्लेख प्रायः मीडिया में उनकी निम्न जन्म दर या वृद्धा उन्मुख जनसंख्या या हासमान जनसंख्या के लिए किया जाता है। कौन कौन से देश का इसमें उल्लेख है। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। उसके बाद 38वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, संसद के धन विधेयक के संबंध में, मैंने क्लास में ऑफलाइन क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया धन विधेयक, कौन इसका सहमति देता है, किसकी परमिशन जरूरी है, कौन सा अनुच्छेद में है। ठीक है, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित है। उसके बाद बोल रहे हैं धन विधेयक राज्यसभा में पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। सही है कि नहीं है, मैंने बताया था धन विधेयक जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, और राष्ट्रपति की पूर्वानुमति, ठीक है, पहले जरूरी होती है। और अनुच्छेद ही बता दिया था 110। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिए क्या आएगा आंसर। ठीक है, हो गया इसका हम लोग। फिर अभी आप लोग टेंशन मत लीजिए, आंसर समझ नहीं आ रहा, आंसर बस चेक कर लीजिएगा आप लोग क्या है। उसके बाद मैं डिटेल इसका अध्ययन कराऊंगा, जिससे बहुत सारी तैयारी, पूरा संविधान ही आपका जो है पूरा, कौन सा क्वेश्चन दिख रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा महत्व देता हूँ। ठीक है, पढ़ाते टाइम भी राजनीति संबंधी बताते रहता हूँ, ये अभी केंद्रीय मंत्री बने हैं, ऐसा निर्वाचन होता है, सब प्रोसेस में बताते रहता हूँ। इसका हम डिटेल अध्ययन करेंगे, जिसके आपका संविधान का कम से कम जो 100% उसमें 20-25%, 30% खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहीं पूरा खत्म हो जाएगा सब टॉपिक। लेकिन अभी थोड़ा दोस्तों टाइम हो रहा है, देखिए 40 मिनट हो गया है।
और 50 क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन या कौन से भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के में समकक्ष रैंक के संदर्भ में सही सुमेलित है? क्या बोल रहे हैं? भारतीय सशस्त्र सेना की तीनों सेवाओं के में संबंध समकक्ष रैंक। थल सेना ब्रिगेडियर, वायुसेना में एयर कोमोडर और नौसेना में कमांडर, मतलब तीनों का लेवल एक समान है बोल रहे हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। थल सेना में ये जो पोस्ट है, उसी प्रकार वायुसेना में ये पोस्ट जो है समान लेवल का है बोल रहे। उसी प्रकार थल सेना में मेजर जनरल है, वायुसेना में एयर वाइस मार्शल है और नौसेना में वाइस एडमिरल है, वो समान है बोल रहे हैं। और इसमें मेजर ये सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप लोग आंसर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर परिषद नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की स्थापना पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा की गई थी। वर्ष 2002 में एनईसी अधिनियम में संविधान संशोधन के बाद परिषद में निम्नलिखित में से किन किन सदस्यों को शामिल किया गया था? ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को। भारत के गृह मंत्री, आप लोग संविधान में पढ़े होंगे। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं सब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन से ही समझ आ रहे हैं हमको। उसके बाद है 41वां नंबर क्वेश्चन, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर मतलब कर्ज पर चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ये बोल रहे हैं। और सेकंड कथन है, यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त मतलब क्या होता है? जिसको छुआ जा सकता है, ठीक है, देखा जा सकता है, वो है। परिसंपत्तियों द्वारा समर्थित नहीं है बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल का था, इसको पढ़े होंगे आप लोग तो बनेगा, ठीक है। देख लीजिए इसको, एक बार सर्च कीजिएगा लेकिन ना। 42वां नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक उधार बहु उधारदाताओं के मध्य उधारकर्ता की चूक डिफॉल्ट को जोखिम बढ़ाता है। सेकंड कथन है, सामूहिक ऋण एक नियत राशि या एक मुश्त निधि हो सकती है किंतु ऋण व्यवस्था नहीं हो सकती। देखिए ये क्वेश्चन है, लगभग हम लोग पढ़े हैं क्या? नहीं पढ़े हैं, थोड़ा सा डीप लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए बोलता हूँ जो बेसिक है हमारा, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जो हमारे बुक में है वो गलत नहीं होना चाहिए, बुक में गलत होता है तब ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, छोड़ देंगे तो भी आपको सिलेक्शन नहीं रुकेगा, ठीक है। अगर समझ नहीं आ रहा है तो बहुत लोग क्या है इसकी भी तैयारी किए होंगे, बन रहा होगा, कुछ लोग से नहीं बन रहा होगा। ये इंग्लिश मीडियम है, क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ठीक है। उसके बाद जो है 43वां क्वेश्चन है, डिजिटल रुपए के संबंध में बात किया गया है। यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी की गई है बोल रहा है। सेकंड है, आरबीआई के तुलन पत्र या बैलेंस शीट पर देयता जो देने वाला है के रूप में दिखाई देता है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है 44वां नंबर क्वेश्चन, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध, देखिए गौतम बुद्ध वाला आ गया, को समानतः निम्नलिखित में से किस उपनामों से जाना जाता है? जी आप लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। शाक्य मुनि बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है? ठीक है ना, शाक्य मुनि तो बोला जाता है, आप सभी जानते हैं। तथागत ये भी कहलाते हैं, लेकिन न्यायपुत्र है, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं ये बताइएगा आप लोग कमेंट में कि बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसका आंसर क्या होगा चलिए आप ही लोग बताइएगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है गौतम बुद्ध का कोई उपनाम नहीं था करके, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बहुत सारे उपनाम पढ़े हैं हम लोग गौतम बुद्ध के, ठीक है। चलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। उसके बाद है, निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए। ये जो है पुरातात्विक स्थल मतलब कौन से राज्य से संबंधित है और यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, ठीक है। ये सब इनामगांव महाराष्ट्र ताम्रपाषाण स्थल, ठीक है। ये वाला जो है पुरातात्विक स्थल कौन सा सुमेलित है, इसको बस देखना है। उसके बाद है 46वां नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक जिला बनाने की अनुमति दी थी? भटकल में एक जिला बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो कौन सा होगा इसका आंसर? किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक जिला बोल रहा हूँ सॉरी, किला बनाने, किला मतलब फोर्ट या दुर्ग होता है, अनुमति दी थी? तो आंसर कृष्णदेव राय होगा कि नरसिंह सुलभ होगा कि मोहम्मद शाह तृतीय होगा कि यूसुफ आदिल शाह? कृष्ण राय किससे था? विजयनगर में पढ़े हैं। नरसिंह सुलभ किस में था? सुलभ वंश में पढ़े हैं, सब वो वंश से आया है, ठीक। आंसर बताइएगा आप लोग। उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 47वां नंबर क्वेश्चन है, कार्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्नवालिस हम लोग पढ़े हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त वाला पढ़े थे, ये गवर्नर जनरल वायसराय थे। कार्नवालिस का देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं आप लोग, क्या बोला गया है, ठीक है, पढ़ लीजिए। उसके बाद 48वां नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषदों में कोई पैरेबल या कोई नीति कथन नहीं है, उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई है, ठीक है, पढ़ चुके हैं हिस्ट्री में, इसका बताइएगा आप लोग। उसके बाद है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य है, ये बोला गया है। चावल और गेहूं के निर्यात या आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन्स काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है, ये बोल रहे हैं।
क्या इसके लिए आवश्यक है, क्या नहीं है, आप लोग बताइएगा। टाइम हो रहा है इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे काम है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये देख चुके हैं हम लोग। हाँ, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश किया गया है सांस्कृतिक विरासत में? ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम लोग। छऊ कहाँ का है जी? छऊ नृत्य पढ़े हम लोग, कहाँ पढ़े हैं बताइए? छऊ कहाँ का, आप लोग कमेंट में बताइएगा सबका, ठीक है। गरबा तो एकदम सिंपल सा है, गरबा को गलत नहीं करना है। आप लोग सबका बताइएगा कौन सा नृत्य कहाँ का है और कौन सा जो है वो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है 50 क्वेश्चन हमारा हो गया है क्या? चलिए 50 क्वेश्चन हो गया है। हम लोग आज मतलब अभी जो है ये पार्ट में यहीं तक करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच।